हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 10th लेक्चर। ये मेरा 10वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 9 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 10th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 10वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 9 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैंने चैप्टर 1 में आपको डिटेल में समझाया था अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हमने डिटेल में ये सारे ही सब टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही सब टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए थे। फिर चैप्टर सेकेंड में मैंने आपको जॉब एनालिसिस के बारे में डिटेल में समझाया था और ये सारे सब टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद चैप्टर 3 में हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डिटेल में समझा था। ठीक है। एंड इस टाइम हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें पिछले लेक्चर वीडियोस में मैं आपको मीनिंग, चैलेंजेस, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, इनके मेरिट डीमेरिट, ये सब मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर वीडियोस में। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये जो टॉपिक है ये हम आज के लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करूं तो देयर आर 4 मेथड्स। 4 मेथड है रिक्रूटमेंट के। ठीक है। 4 मेथड है रिक्रूटमेंट के। पहला है इंटरनल मेथड। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनल मेथड यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं को, उनका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। जो न्यू वैकेंसी है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है उन्हीं से उन न्यू वैकेंसी को फिल किया जा रहा है। तो दैट इज इंटरनल मेथड। ठीक है, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड थर्ड पार्टी मेथड। थर्ड पार्टी मेथड मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय रिक्रूट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज थर्ड पार्टी मेथड। थर्ड पार्टी की हेल्प ली जा रही है। तो ये दूसरा हुआ थर्ड पार्टी मेथड। तीसरा जो मेथड है दैट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली रिक्रूटमेंट कर रही है। कैसे कर रही है वो अभी मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो वो डायरेक्ट मेथड। तीसरा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड, यानी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इनडायरेक्टली रिक्रूटमेंट कर रही है, तो वो हुआ इनडायरेक्ट मेथड। ठीक। तो 4 मेथड होते हैं। एक है इंटरनल, दूसरा है थर्ड पार्टी। ठीक है, इंटरनल यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, और थर्ड पार्टी यानी बाहर से। तीसरा क्या है, डायरेक्ट, और उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड। तो ये 4 मेथड होते हैं रिक्रूटमेंट के। ठीक। अब इन 4 मेथड के अंदर कौन कौन से इसमें सब मेथड है वो एक बार बताती हूँ। देखिए, वैसे तो अभी मैं डिटेल में एक एक मेथड आगे बताऊंगी, अभी केवल आपको नाम यहाँ पे बता दे रही हूँ। इंटरनल मेथड में 3 आते हैं। एक है प्रमोशन एंड ट्रांसफर, अगला है जॉब पोस्टिंग, अगला है एम्प्लॉय रेफरल। तो इंटरनल मेथड में ये 3 मेथड आते हैं। थर्ड पार्टी की बात करूं तो उसमें ये 5 मेथड आते हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गेट हायरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट या वॉक इन, इंटरनेट रिक्रूटमेंट। तो इसमें ये 5 आते हैं। एंड डायरेक्ट मेथड की बात करूं जहां पे ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करती है तो उसमें आता है कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट। इनडायरेक्ट की बात करूं तो इसमें आता है एडवर्टाइजमेंट, चाहे न्यूज़पेपर या टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट, वो इनडायरेक्ट मेथड में आता है। ठीक है। तो चलिए अब ये सारे मेथड को मतलब इनके बारे में डिटेल में अब मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये टोटल अगर मैं बात करूँ ना तो देर आर 10 मेथड्स। 3 ये है, 5 ये है और एक एक, यानी देर आर 10 मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। 10 मेथड्स होते हैं रिक्रूटमेंट के, जिनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक। और ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है टॉपिक। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसे जरूर करके जाइएगा। सिंपल से 10 मेथड्स है रिक्रूटमेंट के। ठीक। जिनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब ये क्या क्या है जल्दी से एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, और ये बहुत सिंपल से है, ये आप सुनते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। सबसे पहला क्या है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ठीक है, पहले हम इंटरनल मेथड डिस्कस करते हैं। इंटरनल मेथड, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में पहला जो आता है दैट इज इंटरनल मेथड। इंटरनल मेथड यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है उनसे न्यू वैकेंसी को फिल जब किया जाए, दैट इज इंटरनल मेथड। ठीक। इसमें सबसे पहला आता है प्रमोशन एंड ट्रांसफर। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ जो वैकेंसीज होती है उनको जनरली कोशिश करती है कि फिल करे, कैसे, प्रमोशन से एंड ट्रांसफर से। ठीक है। तो प्रमोशन तो हम जानते हैं, जब भी किसी एम्प्लॉय को मूव किया जा रहा है फ्रॉम लोअर लेवल पोजीशन टू हायर लेवल पोजीशन। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है, अगर किसी एम्प्लॉय का लोअर लेवल से हायर लेवल पे ट्रांसफर किया जा रहा है तो दैट इज प्रमोशन, उसे ही तो प्रमोशन कहते हैं। और इसमें जो एम्प्लॉय होती है उसकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, उसका सैलरी पैकेज वो सब चेंज हो जाता है, तो दैट इज प्रमोशन। ठीक। ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर में हायर लेवल पे नहीं मूव करता है, ट्रांसफर में क्या होता है, एम्प्लॉय अपने सेम लेवल पे, लेटरल लेवल पे, ठीक है, सेम लेवल पे मूव करता है, लेटरल मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का, तो उसे कहते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में एम्प्लॉय का लेटरल मूवमेंट होता है विद इन द सेम ग्रेड, यानी एक ही ग्रेड पे उसका मूवमेंट होता है एक जॉब से दूसरी जॉब पे। ठीक है। इसमें एम्प्लॉय की जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेंज होती है, वर्किंग कंडीशन चेंज होती है, पर जनरली सैलरी वगैरह सेम रहती है अगर ट्रांसफर हो रहा है तो। ठीक। तो ये हो गया पहला मेथड रिक्रूटमेंट का, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। दूसरा जो मेथड है रिक्रूटमेंट का, दैट इज जॉब पोस्टिंग, दैट इज जॉब पोस्टिंग। तो जॉब पोस्टिंग क्या, ये भी बहुत पॉपुलर मेथड है जॉब पोस्टिंग। ठीक है। इसके थ्रू भी ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है एम्प्लॉय को विद इन, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हायर करती है इस मेथड से, जॉब पोस्टिंग। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब ओपनिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन उस जॉब ओपनिंग को पब्लिसाइज करती है ऑन बुलेटिन बोर्ड। बेसिकली जो नोटिस बोर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो बोर्ड्स होते हैं, या ऐसा कोई सिमिलर प्लेटफॉर्म, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई जॉब ओपनिंग निकली है तो वहां पे वो उसको पब्लिसाइज करती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही एम्प्लॉय अगर करियर शिफ्ट करना चाहे, ठीक है, अपनी जॉब शिफ्ट करना चाहे, अगर वो टेक्निकल से अब नॉन टेक्निकल में मूव करना चाहे या नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में मूव करना चाहे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉय है इस बुलेटिन बोर्ड पे जो जॉब वैकेंसी निकली है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जॉब पोस्टिंग रिक्रूटमेंट का। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी निकली है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो अपना करियर शिफ्ट करना चाहे, ठीक है, चेंज करना चाहे अपना, मतलब अपना जॉब वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में, तब ये मेथड यूज किया जाता है जॉब पोस्टिंग। ठीक। तीसरा जो मेथड है रिक्रूटमेंट का, दैट इज एम्प्लॉय रेफरल। एम्प्लॉय रेफरल। तो एम्प्लॉय रेफरल में बेसिकली क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो अगर किसी एम्प्लॉय का रिकमेंडेशन देना चाहे, अगर सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके इस लेवल पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई है, वैकेंसी है, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी कभार अपने जो करंट एम्प्लॉय, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उनसे भी कहती है कि अगर आपकी नोन में कोई है जिसको रिकमेंड करना चाहे, आपका फ्रेंड, आपके रिलेटिव, जिसके पास वो जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है चाहिए, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, अगर किसी एम्प्लॉय के पास है जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसको अगर आप लेके आना चाहें तो आप रिफर कर सकते हैं। ठीक है। तो वही है एम्प्लॉय रेफरल। एम्प्लॉय जो है किसी का रेफरेंस दे सकता है, रिकमेंड कर सकता है, ठीक है, कि इस वैकेंसी के लिए मेरा ये फ्रेंड अप्लाई करना चाह रहा है। ठीक है। तो वो होता है एम्प्लॉय रेफरल। ठीक। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर मेथड है रिक्रूटमेंट का। ठीक। तो तीन मेथड समझ में आ गए, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, जॉब पोस्टिंग एंड एम्प्लॉय रेफरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थर्ड पार्टी मेथड। थर्ड पार्टी मेथड। तो थर्ड पार्टी मेथड में सबसे पहला है एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म। एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म बेसिकली वो जो कंसल्टेंसी फर्म होती है ना, वही है एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म। ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं जिनका काम होता है लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट मेंटेन करना। ठीक है। यानी वो एप्लीकेंट जो जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उनकी, और जो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और वो जॉब सर्च कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट, उनका एक डेटाबेस मेंटेन करना इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या इनको कंसल्टेंसी भी कह सकते हैं, इनका ये काम होता है। और जब एम्प्लॉयर को, यानी जब ऑर्गेनाइजेशन को, जब एम्प्लॉयर के यहाँ पे कोई वैकेंसी क्रिएट हो, तो ये एम्प्लॉयर जो होता है इन कंसल्टेंसीज को कांटेक्ट करता है, और ये कंसल्टेंसी अपनी लिस्ट में से जो भी सूटेबल कैंडिडेट होते हैं वो उनको रिकमेंड करते हैं। ठीक है। उनको वो प्रोवाइड करते हैं फॉर अ फी। इसके बदले में ये जो फर्म्स होती हैं ये फीस चार्ज करती हैं। तो दिस इज कंसल्टेंसी या एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म, ये भी बहुत पॉपुलर है। तो एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म पहले से एक डेटाबेस मेंटेन करती है, ठीक है, क्वालिफाइड एप्लीकेंट का, और जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है किसी एप्लीकेंट की, तो ये उसे वहां भेजती है, उसके बदले में ये फीस चार्ज करती है। ठीक है। और ये जो कंसल्टेंसीज या जो एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म होती है, इनके एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इनका पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि दे आर वेरी प्रोफेशनल। ये बहुत ही प्रोफेशनल होती हैं। ठीक है। क्योंकि इनका अच्छा खासा सेटअप होता है, तो इनके पास जो लिस्ट होता है, जो डेटाबेस होता है, वो काफी
लंबा डेटाबेस होता है, इनके पास बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है। और अच्छे एम्प्लॉय इनके पास मिल जाते हैं, अच्छे एप्लीकेंट जो जॉब ढूंढ है वो इनके पास मिल जाते हैं, जो क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। इवन जो कंसल्टेंसीज या जो एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म होती हैं, ये खुद भी टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकालती रहती हैं, और ये प्री स्क्रीन करके रखती हैं कैंडिडेट को, ताकि जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत हो तो ये सही कैंडिडेट प्रोवाइड कर सके, ठीक है, टाइम ना वेस्ट हो, सही कैंडिडेट प्रोवाइड कर सके। तो ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। तो ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट इनका ये है कि ये फीस चार्ज करती है, एंड समटाइम दिस फीस इज वेरी हाई, कभी कभार ये फीस बहुत हाई होती है। तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चौथा पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म। अगला क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है कि वही जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है, या जो एक्स मिलिट्री पर्सन है, या जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, उनकी हेल्प करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप किए गए हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप किए गए हैं इन पर्सन की हेल्प करने के लिए, और ये एज पर एक्ट है, ठीक है, ये स्टैचुरी रिक्वायरमेंट है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर उसके यहाँ कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो वो पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को नोटिफाई करे, ठीक है। वैकेंसी अगर क्रिएट होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को नोटिफाई करे, और वो नोटिफाई करता भी रहे टाइम टू टाइम उसके यहाँ जो वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है। ताकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास अगर सुटेबल कैंडिडेट है तो वो उसे वहां पे रेफर कर सके, ठीक है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हर कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, बट कुछ कंपनियों के लिए, काफी कंपनियों के लिए कंपलसरी है कि उनके यहाँ अगर वैकेंसी होती है तो वो नोटिफाई करे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर उस क्वालिफिकेशन, उस एक्सपीरियंस वाला पर्सन है तो वो वहां पे अप्लाई कर सके, ठीक। तो ये पांचवा मेथड है। सिक्स मेथड क्या है? गेट हायरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो गेट हायरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये मेथड बेसिकली किसके लिए सूटेबल है? जो वर्कर्स है, ठीक है, जो फैक्ट्री में जो वर्कर है, जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय है ना, उनकी हायरिंग के लिए बेसिकली ये मेथड यूज किया जाता है रिक्रूटमेंट का, गेट हायरिंग कॉन्ट्रैक्टर, गेट हायरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो गेट हायरिंग, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, गेट हायरिंग, गेट पे कुछ हायर किया जा रहा है ना, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। तो गेट हायरिंग में क्या होता है? जो जॉब सीकर होता है, जो वर्कर होता है, बेसिकली जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो फैक्ट्री के गेट पे डेली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे काम करते हैं, ये फैक्ट्री के गेट पे डेली प्रेजेंट होते हैं, और फिर फैक्ट्री को जो वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है वो गेट से ही उन वर्कर को अंदर ले लेते हैं, काम कराते हैं, और डेली का जो वेजेस होता है वो उनको पे करते हैं। तो ये गेट हायरिंग मेथड है। और इसी में एक दूसरा भी होता है, कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके अंडर में कई लेबर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके अंडर में कई लेबर्स, कई वर्कर्स होते हैं। तो जो फैक्ट्रीज होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इन कॉन्ट्रैक्टर को भी कांटेक्ट करती है कि रिक्वायरमेंट है, और ये कॉन्ट्रैक्टर अपने अंडर में जो लेबर्स होते हैं वो इनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक मेथड है रिक्रूटमेंट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक 6 मेथड समझ में आ गए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। और ये वीडियो अभी तक है, ये जो सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं ये अभी तक है, जनवरी 2023 तक। अगर ये लेक्चर आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, जनवरी 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 600 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। और लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, और लेक्चर को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। और मेरे दोनों ही चैनल, अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड पूजा सिंह, दो मेरे चैनल हैं। दोनों पे ही मैं कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करती हूँ। दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट मेथड है वो डिस्कस करते हैं। तो सेवेंथ मेथड क्या है? अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट या वॉक इन। तो अनसॉलिसिटेड का सबसे पहले मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अनसॉलिसिटेड मतलब होता है नॉट, वैसे इसका डिक्शनरी मतलब होता है नॉट आस्क्ड फॉर। नॉट आस्क्ड फॉर इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अभी मांगा नहीं है, आप पहले से दे रहे हैं,
तो वही है अनसॉलिसिटेड। तो जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनीज होती है, इनको टाइम टू टाइम अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस मिलती रहती है फ्रॉम जॉब सीकर। जिन जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं वो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, यानी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी अपनी एप्लीकेशन, अपना सीवी, ठीक है, वो जाके ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करते रहते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इससे ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा है, इससे ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस मेंटेन करती है। जो भी एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन को पूरे साल रिसीव होती रहती है उससे ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटाबेस मेंटेन करती है। ठीक है, और जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वैकेंसी क्रिएट होती है तो उन एप्लीकेंट को कहा जाता है कि अब वो फॉर्मल चैनल से ऑर्गेनाइजेशन में फिर से अप्लाई करें। ठीक है, फॉर्मल चैनल से फिर से अप्लाई अप्लाई करें, आकर के मिले। ठीक है, तो ये मेथड होता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट या वॉक इन। वॉक इन मतलब ऑर्गेनाइजेशन वॉक इन भी कंडक्ट कराती है। ठीक है, जब भी वैकेंसी क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन वॉक इन भी कंडक्ट कराती है। ठीक है, जिसमें जनरली न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड देती है कि इस दिन इस समय पे, आपने बहुत देखा होगा वॉक इन जो इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, उसमें न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड देती है कि डेट टाइम और वेन्यू देती है कि इस दिन आकर के इस वैकेंसी के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये भी बहुत पॉपुलर मेथड है रिक्रूटमेंट का, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट एंड वॉक इन। ठीक, अगला जो मेथड है दैट इज इंटरनेट रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनेट रिक्रूटमेंट, इसमें क्या होता है, कंपनी जो होती है, वैसे आपने देखा होगा अगर किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं या किसी कॉलेज की किसी स्कूल की वेबसाइट पे जाए तो उसमें एक ऑप्शन होता है करियर। करियर, वहां पे एक मेन्यू मिलेगा करियर। करियर में क्या होता है कि आप अगर उस कॉलेज, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस फैक्ट्री में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस करियर वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी है तो वो आपको वहां पे मिल जाएगी, और फिर वहां पे आप अपना सीवी डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। तो वही है इंटरनेट रिक्रूटमेंट। तो ये भी एक मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है जिसके तहत कंपनी अपनी वेबसाइट पे, जो भी कंपनी में जॉब ओपनिंग है वो अपनी वेबसाइट पे शो करती है। ठीक है, और जो एप्लीकेंट है डायरेक्टली बहुत इजीली, बहुत फास्ट तरीके से, बहुत कन्वीनियंस के साथ अपना जो सीवी है, अपना जो रिज्यूमे है वो वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज इंटरनेट रिक्रूटमेंट। ठीक, अगला जो है दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट, तो कैंपस रिक्रूटमेंट तो आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जानते ही हैं। जब कंपनी डायरेक्टली कैंपस विजिट करे, कॉलेज विजिट करे, यूनिवर्सिटी विजिट करे, ठीक है, आपका इंस्टीट्यूशन विजिट करे, और वहां से पर्सन, वहां से जो जॉब सीकर है, जो एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट्स है, जो जॉब करना चाहते हैं उनको पिक करे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड में आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, क्योंकि यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली कैंपस में पहुंच रही है, प्लेसमेंट सेंटर को कांटेक्ट करती है, और वहां से जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटाबेस लेती है, स्क्रीनिंग कराती है, इंटरव्यू कराती है, टेस्ट कराती है, और फिर वहां से जो सूटेबल एप्लीकेंट है उन्हें पिक करती है। तो दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। लेकिन इसका एक डीमेरिट भी है। ठीक है, कि ये मेथड जनरली तब यूज करती है कंपनी जब कंपनी को वो एप्लीकेंट चाहिए जिनके पास कम या नो एक्सपीरियंस वाले, फ्रेशर्स जब चाहिए बेसिकली। देखिए कॉलेज में तो फ्रेशर्स ही मिलेंगे, जो कॉलेज के स्टूडेंट है उन्होंने अभी जॉब तो की नहीं है, तो जनरली वहां पे फ्रेशर्स ही मिलते हैं, या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है वो लोग मिलते हैं। तो इस मेथड का एक डीमेरिट कह लीजिए ये है कि ये मेथड जनरली कंपनी तब यूज करती है जब कंपनी को फ्रेशर्स चाहिए होते हैं, नो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट चाहिए होते हैं, तब कंपनी ये मेथड यूज करती है। और फ्रेशर्स को रिक्रूट करने के बाद कंपनी को सबसे पहले क्या काम करना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है उन एप्लीकेंट को। ठीक है, तो ये इस मेथड का थोड़ा सा डीमेरिट है। अगला और आखिरी जो मेथड है दैट इज एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट हम जानते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, वेंसडे को जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सेपरेट न्यूज़पेपर आता है ना, उसमें क्या होता है, दुनिया भर की वैकेंसीज, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसीज है वो सब क्या निकलती है, वो न्यूज़पेपर में एड के फॉर्म में निकलती है। तो ये भी बहुत पॉपुलर मेथड है एडवर्टाइजमेंट। ये भी मेथड रिक्रूटमेंट का यूज किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कंपनी एडवर्टाइज करती है अपनी वैकेंसी इन न्यूज़पेपर, ठीक है, या फिर कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल जर्नल है उस पे, या टेलीविजन पे, रेडियोस पे भी वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है, जिसमें जो भी वैकेंसी है उसके बारे में एक ब्रीफ आउटलाइन, कि इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, क्या सैलरी पैकेज होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ होता है उसमें वैकेंसी के बारे में। तो ये एडवर्टाइजमेंट मेथड भी काफी यूज होता है, और जनरली ये मेथड तब यूज किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज टारगेट ग्रुप को लार्ज ग्रुप को टारगेट कर रही हो। ठीक है, जब यानी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े ग्रुप को मेजर रिक्रूटमेंट करने जा रही हो, ठीक है, बहुत बल्क में रिक्रूटमेंट करने जा रही हो, या ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि बहुत दूर दूर से लोग, ठीक है, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, ऑल ओवर इंडिया खूब ज्यादा लोगों को इस
वैकेंसी के बारे में पता चले। जब ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहती है तब जनरली ये एडवर्टाइजमेंट मेथड यूज किया जाता है, जिसमें कंपनी चाहे न्यूज़पेपर में ऐड दे चाहे टेलीविजन पे ऐड दे, ठीक है। तो इसके तहत भी कंपनी रिक्रूटमेंट करती है। तो ये थे 10 मेथड, बहुत सिंपल से मेथड है, ठीक है। 10 मेथड से रिक्रूटमेंट के, समझ में आ गया। इन मेथड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक इंटरनल मेथड और एक थर्ड पार्टी, यानी एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक बाहर से, ठीक। एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। इसमें 3 आते हैं, ठीक है, इसमें 5 आते हैं, और इसमें एक, और इसमें एक, यानी टोटल 10 मेथड्स हैं रिक्रूटमेंट के, ठीक। और अगर ये मेथड के नाम पता है तो एक्सप्लेन तो आप आसानी से कर लेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल से मेथड थे, और इसी के साथ अब ये रिक्रूटमेंट का चैप्टर फिनिश होता है। अगले लेक्चर में अब मैं स्टार्ट करूंगी सिलेक्शन, ठीक है। और प्लीज इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियो लाती रहती हूँ, और मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, ताकि मैं इसी तरीके से और नए टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर लाती रहूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।